ग्रेगर की पीठ में जो सेब धंस गया था, उसे निकालने का साहस किसी में नहीं था। वो वहीं धंसा रहा, उसकी पीड़ा का एक मूक स्थायी प्रतीक बनकर। वो घाव 1 महीने से भी ज्यादा समय तक रिश्ता रहा और उस असहनीय दर्द ने उसकी देह को धीरे धीरे जर्जर कर दिया। अब उसकी हालत इतनी दयनीय हो चली थी कि उसके पिता तक के भीतर किसी फूले बिसरे कोने से ये स्मृति सिर उठाने लगी कि ये प्राणी चाहे जितना भी विकराल, विक्षिप्त या अजनबी क्यों न प्रतीत होता, अब भी उनके ही रक्त के साथ जुड़ा हुआ है। कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं, बल्कि वही ग्रेगर जो कभी उनके लिए दिन रात खपा करता था। घर वालों पर अब ये जिम्मेदारी आन पड़ी थी कि वे अपनी वितृष्णा, भय और घृणा को भीतर ही कहीं दफन कर दें और बस धैर्य रखें, चुपचाप सह लें। उस एक सेब ने न केवल उसके शरीर को छलनी किया था, बल्कि उसकी गति, उसकी जीवंतता सब छीन ली थी। अब वो एक थके, झुके हुए जीवन के अंतिम छोर पर खड़े वृत्त की तरह हो चला था। कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में ही उसे मानो युग बीत जाते थे और कभी जिन दीवारों और छत पर वो चुपचाप सरक जाता था, अब वे ऊंचाइयां उससे कोसों दूर हो गई थी, जैसे किसी दूसरे जन्म की बातें। लेकिन ग्रेगर की नजरों में इस पूरे बदले हुए जीवन की एकमात्र तसल्ली ये थी कि अब हर शाम लिविंग रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था। ये छोटा सा बदलाव उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। हर शाम वो दरवाजे की ओर अपलक ताकता रहता, घंटों पहले से, जैसे कोई कैदी अपनी खिड़की से सूर्य की पहली किरण झांकने की प्रतीक्षा करता है। और जब दरवाजा धीरे से खुलता, तब भी वो अपने अंधेरे कमरे में गुमसुम पड़ा रहता, छाया बनकर, दीवारों में समाया हुआ। उस अंधेरे कोने से वो अपने परिवार को देखता, रोशनी से नहाए लिविंग रूम में डिनर टेबल के पास बैठे हुए। वो उनकी धीमी धीमी बातचीत सुनता, जैसे अब उसे चुपचाप वहां मौजूद रहने की एक अनकही इजाजत मिल गई हो। लेकिन ये सब अब वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। कभी ये कमरा हंसी ठिठोली, बातचीत और जीवन की चहल पहल से भरपूर रहता था। वही आवाजें जिन्हें ग्रेगर अक्सर याद करता था जब वो किसी सस्ते होटल के नमी से भरे बिस्तर में थक कर लेटा होता, अब जैसे कहीं खो गई थी। अब घर में गहरी बोझिल शांति पसरी रहती थी। रात के खाने के कुछ देर बाद ही उसके पिता अपनी कुर्सी पर ही नींद में डूब जाते। माँ और बहन आंखों से एक दूसरे को चुप रहने का इशारा करती। माँ अब झुककर लैंप की पीली रोशनी के नीचे किसी फैशन की दुकान के लिए महीन नाजुक अंडरगारमेंट सीती रहती। वहीं उसकी बहन, जिसने हाल ही में एक सेल्स गर्ल की नौकरी पकड़ ली थी, हर शाम शॉर्ट हैंड और फ्रेंच की किताबें खोलकर बैठ जाती ताकि कल कोई बेहतर नौकरी मिल सके। कभी कभी पिता झपकी से उठते और माँ से कहते, आज फिर बहुत सिलाई कर ली है ना। फिर वे दोबारा सो जाते और माँ बेटी एक थकी हारी मुस्कान आपस में बांट लेती, बिना कोई शब्द कहे। पिता में अब एक अजीब सी जिद आ गई थी। वो घर लौटने के बाद भी अपनी यूनिफॉर्म नहीं उतारते थे, उसी में कुर्सी पर सो जाते, जैसे हर पल ड्यूटी पर हो, मानो अभी किसी अफसर की पुकार आने वाली हो। वो यूनिफॉर्म जो कभी नई नहीं थी, अब रोजमर्रा की घिसन में और भी मुरझा चुकी थी। उनकी सलवटों में थकन थी, उसकी तहों में हताशा की गंध। ग्रेगर की नजरों में वो कोट अब उसके पिता से ज्यादा बोलने लगा था। उस पर पड़े दाग, घिसी हुई कोहनियां और फिर भी चमकते हुए सुनहरे बटन, जैसे बचे खुचे सम्मान के अंतिम प्रतीक हो। वो अक्सर शाम भर अपनी अंधेरी कोठरी से उस कोट को ताकता रहता और उसके भीतर उसी तरह की असहाय नींद में डूबे अपने पिता को, जो उस कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे खुद से भी थक गए हो। रोज रात ठीक 10 बजे माँ धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखती, फुसफुसा कर समझाने लगती, चलिए अब बिस्तर पर चलिए, कुर्सी पर ठीक से नींद नहीं आती और सुबह तो 6 बजे उठना है। क्या जिंदगी है,
बुढ़ापे में यही सुकून मिला है। उनके ये शब्द कमरे में जैसे गूंजते नहीं, टकरा कर लौट आते थे, और ग्रेगर कोने के अंधेरे में इन क्षणों को देखता सुनता रहता, मानो घर के बाहर नहीं, घर के भीतर ही दुनिया अंत की ओर झुक रही हो। इस थक चुके, जिम्मेदारियों से चूर और जरूरत से ज्यादा बोझ ढोते परिवार में अब किसी के पास न समय बचा था, न ताकत कि कोई ग्रेगर पर अतिरिक्त ध्यान दे सके। घर का खर्च भी अब सिमट गया था, नौकरानी को भी विदा कर दिया गया था। उसकी जगह अब सुबह शाम एक भारी कदकाठी वाली, सफेद बालों वाली, थकी सी बूढ़ी औरत आती थी, सिर्फ भारी कामकाज निपटाने के लिए। बाकी सब जिम्मेदारियां अब माँ के हिस्से थी, उन सिलाई के बड़े कामों के साथ साथ जिन्हें वह किसी तरह निभा रही थी। ग्रेगर जब शाम के वक्त दीवार के पार से उनकी बातचीत सुनता तो उसे धीरे धीरे ये भी मालूम हो चला कि घर के पुराने और कीमती गहने तक बेच दिए गए। वे गहने जो माँ और बहन के लिए बेहद प्यारे थे, जिन्हें वे सिर्फ बहुत खास मौक़ों पर पहना करती थी। पर जिस बात की टीस सबसे ज्यादा उसे महसूस होती थी वो थी कि अब ये फ्लैट जो कभी उनके लिए छोटा पड़ता था, अब उनकी वर्तमान हालत के मुकाबले बहुत बड़ा जान पड़ता था। फिर वे उसे छोड़कर कहीं और जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ग्रेगर को साथ ले जाना एक मुश्किल चुनौती थी। हालांकि ग्रेगर ये बात अच्छी तरह समझता था कि ये सब सिर्फ उसी की वजह से नहीं था। अगर चाहे तो उसे किसी ढंग के बक्से में, जिसमें कुछ हवा के छेद हों, आसानी से ले जाया जा सकता था। असल में जो उन्हें रोक रहा था वो था उनका टूटा हुआ साहस, एक ऐसा भाव जो मन में गहरे बैठ चुका था कि उनके साथ जो हुआ है वो एक ऐसी विपत्ति है जैसी उनके जानने वालों में से शायद ही किसी पर आई हो। ग्रेगर के पिता अब बैंक के कर्मचारियों के लिए नाश्ते के थैले पहुंचाते थे, हर सुबह हर दोपहर, बिना कोई शिकायत किए। माँ दूसरों के मैले कपड़े धो धो कर खुद को थका डालती थी, और उसकी बहन दिन भर ग्राहकों के इशारे पर डेस्क के आगे पीछे दौड़ती रहती। और इधर ग्रेगर, उसकी पीठ में पुराना दर्द फिर से उसी तरह उठ खड़ा हुआ था, जैसे सब कुछ वहीं लौट आया हो जहां से शुरुआत हुई थी। कभी कभी उसके मन में आता, क्या वो फिर से सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकता? जैसे पहले वो पूरे घर का बोझ उठाता था, वैसे ही अब भी। उसे अब अपने बॉस और कठोर चेहरा वाले चीफ क्लर्क याद नहीं आते थे, जिन्हें वह कभी खुश रखने की जद्दोजहद में जीता था। लेकिन कभी कभी वे चेहरे लौट आते थे जैसे कोई अधूरी नींद। सेल्समैन, नए ट्रेनी लड़के, चाय पहुंचाने वाला मूर्ख लड़का, व्यापार की गलियों से कुछ पुराने दोस्त, किसी छोटे होटल की हल्की यादों में बसी एक नौकरानी, और एक टोपी की दुकान की कैशियर, जिसके लिए ग्रेगर के मन में कभी धीमी मगर कोमल भावना थी, इतनी धीमी कि उसे खुद भी कभी ठीक से समझ नहीं पाया। ये सारे चेहरे अब उसके दिमाग में आते जाते रहते थे, कुछ जाने पहचाने, कुछ बिल्कुल अजनबी, मगर इनमें से अब कोई भी उसके किसी काम का न था, न उसके परिवार की मदद का। और सच कहें तो जब ये चेहरे वापस धुंधले हो जाते तो वो भीतर ही भीतर राहत महसूस करता। कई बार वो घर वालों के बारे में भी नहीं सोचना चाहता था। एक अजीब सा गुस्सा भर आता था उसके अंदर, इस बात पर कि अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी उसका मन करता कि किसी तरह पेंट्री तक पहुंच जाए और जो कुछ भी उसका हक था, चाहे भूख न भी हो, उसे हासिल कर ले। अब उसकी बहन भी ये नहीं सोचती थी कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। सुबह और दोपहर काम पर जाने से पहले वो किसी न किसी खाने की चीज को बस पांव से दरवाजे के भीतर सरका देती थी। शाम को उसी प्लेट को, चाहे वो ज्यों की त्यों पड़ी हो, बिना देखे झाड़ू से बाहर निकाल देती, जैसे अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अब भी उसकी बहन शाम को उसका कमरा साफ करती थी, पर जैसे कोई जरूरी बोझ निभा रही हो। अब सफाई में वो स्नेह नहीं था जो कभी पहले था। दीवारों पर गंदगी के धब्बे रह जाते, जमीन पर धूल और बालों की छोटी छोटी गोलियां पड़ी मिलती। पहले ग्रेगर जानबूझकर सबसे गंदे कोने में जाकर बैठ जाता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, देखो मैं भी यहाँ हूँ। लेकिन अब वो वहीं पड़ा रह सकता था हफ्तों तक बिना किसी असर के। बहन भी गंदगी देख सकती थी, शायद और भी साफ, पर अब उसने मान लिया था कि उसे कुछ नहीं करना है। जैसे उसकी भी सांसों में
अब थकान बस गई थी। अब ग्रेगर के भीतर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट घर कर गई थी, एक ऐसी बेचैनी जो कभी उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं रही थी। और ये बदलाव केवल उसमें नहीं था, घर के बाकी सदस्य अब इसे समझने लगे थे। अब ग्रेगर का कमरा सिर्फ उसकी बहन के हवाले था, बाकी किसी को वहां दखल देने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक बार माँ ने शायद एक पुराने ममत्व के जवाब में आकर सोचा कि क्यों ना आज उसका कमरा वो खुद साफ कर दे, अच्छे से, जैसे पहले करती थी। कई बाल्टियां पानी खर्च हुआ, हर कोना रगड़ रगड़ कर चमकाया गया, पर नतीजा, कमरे में ऐसी नमी भर गई कि ग्रेगर की तबीयत ही बिगड़ गई। वो बुरी तरह टूटकर सोफे पर पड़ गया, थका बेजान, जैसे देह में कोई चेतना ही न बची हो। लेकिन माँ को असल सजा तो उस शाम मिली, जब ग्रेटे काम से लौटकर सीधे उसके कमरे में गई और हर चीज बदली पाई, जैसे किसी ने उसकी चुपचाप और थकी दुनिया को बिना पूछे छेड़ दिया हो। वो पल भर सन्न रही, फिर अपने आहत चेहरे के साथ सीधे ड्राइंग रूम की ओर भाग गई। वहां माँ ने उसे रोककर हाथ जोड़ लिए, शब्दों में सफाई देने की कोशिश की, पर ग्रेटे तो जैसे टूट ही गई थी। वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे माँ ने कोई ऐसा अपराध कर दिया हो जिसकी माफी नामुमकिन हो। पिता भी ये दृश्य देखकर चौंक उठे, अपनी कुर्सी से झटपट खड़े हो गए, आंखों में असमंजस और चेहरे पर कठोरता उतर आई। तुमने ये काम ग्रेटे को क्यों नहीं करने दिया? कि उसका काम था। बाईं तरफ आंसुओं से कांपती ग्रेटे फट पड़ी। अब आप कभी भी ग्रेगर का कमरा साफ नहीं करेंगी। माँ, जो अब पूरी तरह घबरा चुकी थी, पिता को जैसे किसी बुरी हवा से बचाते हुए बेडरूम की ओर खींच ले जाने लगी। ग्रेटे अब भी कांप रही थी, गुस्से और अपमान से, और मेज पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां पटक रही थी। और ग्रेगर वो सब कुछ देख रहा था, अपने बंद कमरे के भीतर से। उसके भीतर एक गुबाल उठने लगा, एक गुस्से भरी फुफकार सी उसकी सांसों से बाहर निकली, क्योंकि किसी को यह ख्याल तक नहीं आया कि वो दरवाजा बंद करते थे। कम से कम वो इन तमाशों से बच तो सकता था। अब ग्रेटे पहले जैसी नहीं रही थी। दिन भर की भाग दौड़, थकावट और जीवन की जद्दोजहद ने उसे इस कदर थका दिया था कि अब पहले की तरह ग्रेगर की देखभाल करना उसके लिए बोझ जैसा हो गया था। फिर भी चाहे जैसे भी हालात रहे हों, माँ को उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन ग्रेगर को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। अब घर में एक औरत आने लगी थी साफ सफाई के लिए, एक मजबूत कठोर जीवन देख चुकी विधवा औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर हौसले अब भी सख्त थे, पत्थर जैसे। वो बिना किसी डर या घिन के घर में घूमती, काम करती, और अजीब बात थी कि उसे ग्रेगर से कोई घबराहट नहीं होती थी। उसके लिए ग्रेगर शायद किसी टूटे फर्नीचर या दीवार की सीलन से ज्यादा मायने नहीं रखता था। एक दिन यूं ही बिना कोई सूचना दिए उसने ग्रेगर के कमरे का दरवाजा खोल दिया। ग्रेगर उस वक्त अकेले अपने में गुम पड़ा था और किसी अनजानी उपस्थिति से चौंक गया। कोई उसे भगा नहीं रहा था, फिर भी वो बेतहाशा घबरा कर कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा, दीवारों के किनारे किनारे छाया की तरह। लेकिन वो औरत, वो तो बस वहीं खड़ी रही, सीने पर हाथ बांधे हुए, एक अजीब सी उत्सुकता के साथ, मानो किसी अजीब जीव को देखने का नाटकीय सुख ले रही हो। उस दिन के बाद से एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। हर सुबह और शाम वो दरवाजे को धीरे से खोलती, बस एक हल्की झिरी भर, और एक निगाह उसके कमरे में जरूर डालती। कभी कभी वो दो चार बातें भी कह जाती, एक बेहया मजाक के लहजे में, जैसे किसी पुराने जानवर से बात कर रही हो। अरे ओ पुराने गोबर के कीड़े, देखो तो कहाँ पड़ा है ये खिलौना कीड़ा। ग्रेगर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बस पड़ा रहता चुप, जैसे दरवाजा कभी खुला ही नहीं। शायद अब उसमें जवाब देने की इच्छा भी नहीं बची थी, या शायद वो जान चुका था कि जवाब से कुछ नहीं बदलेगा। अब वो औरत आती थी जब उसका मन होता था, और जब आती थी तो जैसे ग्रेगर की शांति को नोच कर चली जाती थी। एक सुबह बारिश की मोटी बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी, जैसे बसंत के आने से पहले आसमान अपनी सारी थकान बहा देना चाहता हो। उसी वक्त वो औरत फिर उसी पुराने व्यंग्य से लिपटे लहजे में बोल पड़ी। क्या हुआ ओ बदबूदार कीड़े? अब
तक ऐसे ही पड़े हो? ग्रेगर को ये सुनकर बेहद बुरा लगा। वो धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगा। कमजोर था वो, लेकिन उसके रेंगने में इस बार कुछ और था, जैसे कोई सूखा हुआ भूखा जानवर अंतिम बार पंजा मारने निकला हो। पर वो औरत, वो जरा भी नहीं डरी, सहज निर्विकार। उसने दरवाजे के पास रखी एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। होंठ खुले थे, जैसे वे तब तक बंद नहीं होंगे जब तक कुर्सी ग्रेगर की पीठ पर दे नहीं मारती। अच्छा, मारेगा मुझको? हाँ क्यों नहीं रहा? उसने ऐसे कहा मानो चुनौती दे रही हो, जैसे ये सब कोई खेल हो। लेकिन ग्रेगर, वो थक चुका था। धीरे धीरे पलट कर वापस चला गया अपने कोने में, अपनी अंधेरी शरण में। और वो औरत बहुत शांति से, जैसे कुछ हुआ ही न हो, कुर्सी वापस कोने में रखकर चली गई। अब ग्रेगर ने लगभग खाना बंद कर दिया था। कभी कभार बस औपचारिकता के लिए वो खाने की प्लेट तक आता तो थोड़ा बहुत मुंह में ले लेता। शुरुआत में उसे लगता था कि शायद कमरे की बदहाली उसकी भूख मार रही है, लेकिन अब वो सब कुछ जैसे आदत बन गया था। एक ऐसी आदत जिसे न चाहा गया न रोका गया, बस स्वीकार कर लिया गया। अब तो घर वालों के लिए भी उसका कमरा एक स्टोर बन चुका था। जो भी चीजें घर में कहीं और नहीं समाती थी, वो ग्रेगर के कमरे में भेज दी जाती थी, बिना सोचे बिना पूछे, जैसे वो अब सिर्फ एक कोना था, न कि कोई जीव, न कि कोई बेटा। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि अब फ्लैट का एक कमरा किराए पर दे दिया गया था। 3 ऐसे सज्जनों को जो बाहर से तो बहुत आदरणीय लगते थे, जिनकी दाढ़ियां लंबी थी, चेहरे पर सख्त अनुशासन था। ग्रेगर ने उन्हें एक बार दरवाजे की दरार से देखा था। उनकी चाल में एक ठंडी सी हुकूमत थी। वो साफ सफाई को लेकर बेहद सख्त थे। उन्हें न केवल अपने कमरे में बल्कि पूरे फ्लैट में एक सैन्य अनुशासन चाहिए था। हर चीज दायरे में सटीक और चमकती हुई, खासकर रसोई। वहां कोई गड़बड़, कोई बेतरतीबी, कोई धूल उन्हें बिल्कुल सहन नहीं होती थी। और ऐसे में ग्रेगर, वो जैसे अब इस घर में नहीं, सिर्फ उस फ्लैट की दीवारों के भीतर फंसी एक पुरानी अटपटी गलती था, जिसे न कोई देखना चाहता था, न छूना, न याद करना। वो तीनों लोग जो अब इस घर के किराएदार थे, अपने साथ न केवल अपनी दाढ़ियां और अनुशासन लाए थे, बल्कि अपना सारा जरूरी फर्नीचर और सामान भी लाए थे। नतीजा ये हुआ कि अब इस पुराने घर की कई चीजें अनावश्यक हो गई थीं, जिन्हें न तो कोई खरीदना चाहता था, न परिवार उन्हें इतनी आसानी से फेंकने का मन बना पा रहा था। और ऐसी तमाम गैर जरूरी चीजें धीरे धीरे चुपचाप, बिना किसी निर्णय के, ग्रेगर के कमरे में धकेली जाने लगी। एक कुर्सी, एक पुराना कंबल, एक टूटा पर्दा, एक अखबारों का ढेर, या कभी कभी तो रसोई का कूड़ेदान तक। हर वो चीज जिसके लिए घर में और कोई जगह नहीं थी, अब उसका एकमात्र ठिकाना ग्रेगर का कमरा बन गया था। वो बूढ़ी सफाई वाली औरत, वो किसी भी फालतू चीज को उठाकर लापरवाही से ग्रेगर के कमरे में फेंक देती थी। शायद उस औरत का इरादा होता होगा कि बाद में जब फुर्सत मिले वो उन चीजों को बाहर ले जाएगी या सब एक साथ साफ कर देगी, लेकिन हकीकत ये थी कि जैसे वो चीजें वहां फेंकी जाती थी, वहीं की वहीं पड़ी रह जाती थी, दिनों तक, हफ्तों तक। और फिर ग्रेगर ही उन्हें रेंग रेंग कर खिसकाता था, कभी जरूरत के तहत, क्योंकि उसके पास घूमने की जगह नहीं बची थी। उधर वे तीनों किराएदार सज्जन, वे कभी कभी अपना रात का खाना लिविंग रूम में खाते थे, वही कमरा जहां कभी पूरा परिवार साथ बैठता था, हंसता था, बहस करता था। लेकिन अब वो दरवाजा शाम होते ही लगभग हमेशा बंद रहता था। अब ग्रेगर को कोई शिकायत नहीं थी। दरवाजा खुला रहता था तो भी वो उसका ज्यादा लाभ नहीं उठा पाता था। अक्सर तो वो अंधेरे कोने में इस तरह दुबका पड़ा रहता कि परिवार को उसकी उपस्थिति तक महसूस न होती, जैसे वो एक छाया हो जो अब दीवार का ही हिस्सा बन चुकी है। एक दिन ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह सफाई करने वाली बूढ़ी औरत जल्दी में थी और लिविंग रूम का दरवाजा हाथ खुला ही छोड़ गई। शाम ढले जब तीनों किराएदार सज्जन भीतर आए और कमरे की रोशनी जली, तो दरवाजा अब भी खुला ही था। वे उस टेबल के चारों ओर आकर बैठ गए, वही टेबल जिस पर कभी ग्रेगर अपनी माँ और पिता के साथ बैठा करता था। वो पुरानी पारिवारिक गर्माहट जो अब केवल धुंधली स्मृति में ही बची थी।
उन्होंने बड़े करीने से अपने नैपकिन फैलाए, चाकू चम्मच उठाए और गंभीरता के साथ खाने की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय माँ प्रकट हुई, हाथ में मांस की खुशबू से भरी एक प्लेट। उनके पीछे पीछे आई ग्रेटे, जिसके हाथों में गर्म आलूओं की भरी थाली थी। खाने की गर्म भाप कमरे में फैल गई थी। तीनों सज्जन झुककर अपनी थालियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई दस्तखत करने से पहले करार पड़ रहे हो। बीच वाले सज्जन, जो शायद उनमें वरिष्ठ थे, बिना थाली उठाए वहीं से मांस का एक टुकड़ा काट कर परखने लगे, जैसे ये तय कर रहे हों कि ये व्यंजन उनकी पसंद के अनुकूल है या नहीं। जब उनके चेहरे पर संतोष की झलक आई, तब जाकर माँ और ग्रेटे के मुख पर थोड़ी सी राहत उभरी, एक छोटी सी थकी हुई मुस्कान। अब घर के लोग अपना खाना रसोई में ही खा लेते थे, लेकिन पिता हर शाम रसोई जाने से पहले लिविंग रूम में आते, टोपी हाथ में लेकर आदरपूर्वक झुकते और सज्जनों की मेज का एक पूरा चक्कर लगाते। तीनों सज्जन भी उठ खड़े होते, शिष्टाचारवश। ग्रेगर को ये बात बेहद अजीब लगती थी कि खाने के बीच भी उनके जबड़ों की आवाज़ें इतनी स्पष्ट सुनाई देती थी, जैसे वे जानबूझकर बता रहे हों कि देखो, हम खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दांत हैं। सिर्फ नरम जबड़े होना काफ़ी नहीं होता, खाने के लिए शक्ति चाहिए, जीवित रहने के लिए हक। उसने थक कर सोचा, काश मैं कुछ खा पाता, कुछ ऐसा जैसा ये खा रहे हैं, पर नहीं, ये अपने आप को भर रहे हैं और मैं यहां धीरे धीरे खत्म हो रहा। उसे याद नहीं आता था कि उसने वायलिन की आवाज आखिरी बार कब सुनी थी, पर आज रसोई से वो अचानक स्वर उभरा, धीमा, कोमल, जैसे किसी भूले हुए सपने की तरह। ग्रेटे वायलिन बजा रही थी। धीरे धीरे वो धुन लिविंग रूम में फैल गई, जैसे कोई अनुपस्थित आत्मा कमरे में लौट आई हो। तीनों सज्जन अपना खाना समाप्त कर चुके थे। बीच वाला सज्जन अखबार निकाल चुका था। उसने बाकी दो के बीच पन्ने बांट दिए थे और अब वे तीनों अपनी अपनी कुर्सियों पर झुके सिगरेट के धुएं में खोए बैठे थे। जैसे ही वायलिन की धुन शुरू हुई, उनकी उंगलियां थम गईं। वे उठे, धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़े और वहां एक साथ कंधे से कंधा सटाकर खड़े हो गए, जैसे किसी अनजाने आयोजन के दर्शक बन गए हों। शायद उनकी फुसफुसाहट रसोई तक पहुंच गई थी, क्योंकि उसी समय ग्रेगर के पिता की आवाज आई, क्या वायलिन की आवाज आपको असुविधा दे रही है? हम तुरंत रुकवा सकते हैं। बीच वाला सज्जन बोला, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि क्या वो लड़की हमारे कमरे में आ नहीं सकती? वहां माहौल और भी अच्छा होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। ग्रेगर के पिता ने कुछ ऐसे उत्साह से जवाब दिया जैसे वायलिन वो खुद ही बजाने वाले। वो तीनों वापस अपने कमरे में चले गए और बेसब्री से इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में पिता एक पुराना म्यूजिक स्टैंड लेकर लौटे। माँ के हाथों में म्यूजिक शीट्स थी और ग्रेटे वायलिन थामे सामने आ खड़ी हुई, शांत, संयमित, एक कलाकार की तरह, जो जानता है कि उसकी कला अब केवल उसके नहीं, किसी और के मूड के अधीन है। पिता, जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी को भी किराए पर जगह देने की सोची भी नहीं थी, अब इन सज्जनों के सामने कुछ ज्यादा ही झुकते दिखाई दे रहे थे। वो दरवाजे के पास खड़े थे, अपनी हथेली को कोट के बटनों के बीच दबाए हुए, जैसे वही उन्हें संयम से बांधे हुए हो। माँ को सज्जनों में से एक ने शिष्टाचारवश बैठने के लिए कुर्सी दी। फिर ग्रेटे ने वायलिन बजाना शुरू किया। धीमी, तरल धुन कमरे में फैलने लगी, जैसे कोई फूली हुई नमी पुराने लकड़ी के फर्श से उठ रही हो। पिता और माँ दोनों एक ओर खड़े थे, उसके हर सुर, हर उंगली की हरकत पर गहराई से नजर टिकाए हुए। और उधर ग्रेगर, वो भी वायलिन की आवाज में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वो आगे खिसक आया था, इतना कि अब उसका सिर लिविंग रूम के दरवाजे के बाहर झांक रहा था। एक समय था जब वो इस बात पर गर्व करता था कि वो कितना विनम्र और दूसरों का ध्यान रखने वाला था,
पर अब उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वो कितना उपेक्षित और अस्त व्यस्त हो चुका है। उसे चाहिए था कि वो खुद को और भी छिपा लेता, क्योंकि अब उसका शरीर धूल से ढका था। उसके हिलने पर धूल की चादर उठती थी। उसकी पीठ पर धागे, टूटे बाल, खाने के जमे हुए टुकड़े चिपके हुए थे। अब तो वो खुद को पहले की तरह जमीन से रगड़कर साफ भी नहीं करता था। उतनी परवाह उसमें बची ही नहीं थी। और फिर भी इस हालत में भी बिना कोई हिचक वो लिविंग रूम की चमचमाती फर्श पर रेंगता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ाया, पर किसी ने उसे देखा ही नहीं। पूरा परिवार वॉयलेंट की उस करुण उदास धुन में डूबा हुआ था। शुरुआत में तीनों सज्जन अपने जेबों में हाथ डाले बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मानो वो हर सुर हर नोट का निरीक्षण कर रहे हो, मानो ये कोई कला नहीं एक सौदा हो। उनकी निकटता शायद ग्रेटे को असहज कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो चुपचाप पीछे हट गए और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाते रहे, फिर चुप, और फिर एक थकी हुई उदासी। अब ये साफ हो चला था कि वो जिस संगीत की आशा कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था। उनकी दिलचस्पी अब मात्र औपचारिकता भर थी, पर ग्रेटे वो अब भी अपनी धुन में थी। उसके चेहरे पर हल्का झुकाव था, आंखें म्यूजिक शीट की लकीरों पर थी, जैसे वे लकीरें उसके दिल की छुरियां हों। ग्रेगर अब और भी आगे बढ़ाया था, सिर को जमीन से बिल्कुल सटाकर, इस उम्मीद में कि शायद बस एक पल को उसकी आंखें अपनी बहन की आंखों से मिल जाए। अब ग्रेगर ने तय कर लिया था कि वो अपनी बहन तक पहुंचेगा, धीरे से उसकी स्कर्ट का कोना खींचेगा और आंखों ही आंखों में उसे इशारा करेगा, आओ मेरे कमरे में वॉयलिन लेकर, क्योंकि तुम्हारे संगीत को कोई नहीं समझता है जितना मैं समझता हूँ। वो चाहता है कि उसकी बहन वॉयलिन बजाए और एक दिन म्यूजिक कंजर्वेटरी में जाए। मिस्टर सैमसा, बीच वाले सज्जन ने अचानक तेज स्वर में पुकारा, ग्रेगर के पिता की ओर देखते हुए, और बिना कोई और बात कहे अपनी उंगली सीधी ग्रेगर की ओर उठा दी। ग्रेगर अब लिविंग रूम के भीतर धीरे धीरे सरक रहा था। वॉयलिन की धुन वहीं थम गई। पिता तेजी से उनके पास पहुंचे, अपने हाथों को फैलाया, मानो वो अपने शरीर से ग्रेगर को उनकी निगाहों से छिपा लेना चाहते हो। उन्हें धीरे से कमरे की ओर मोड़ने की कोशिश करने लगे। अब सज्जन सचमुच असहज हो चुके थे, पर यह साफ नहीं था कि ग्रेगर के कारण या पिता की हड़बड़ाहट के कारण, या शायद उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि उनके बगल के इस कमरे में इतने दिनों से कोई ऐसा जीव रह रहा था जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने हाथ उठाए, पिता की तरह हवा में कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाए, अपनी दाढ़ियां खींचते हुए पीछे हटे और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उधर ग्रेटे, जो पहले संगीत की उस टूटन में जड़ हो गई थी, अब धीरे धीरे संयम में लौट रही थी। उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए थे, पर उसकी आंखें अब भी म्यूजिक शीट पर ही टिकी थी, जैसे वो अभी भी भीतर ही भीतर वॉयलिन बजा रही हो। फिर एक झटका, एक चेतना, वो उठी, वॉयलिन को माँ की गोद में रख दिया। माँ जो अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी, सांस तक नहीं ले पा रही थी, और फिर दौड़ पड़ी उस कमरे की ओर जहां वो तीनों सज्जन आगे बढ़ रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते ही बीच वाले सज्जन ने अचानक जमीन पर इतनी जोर से पैर पटका कि पूरा घर कांप उठा और ग्रेगर के पिता ठिठक गए। मैं यहां और अभी ये ऐलान करता हूं, उसने हाथ उठाकर कहा, और ग्रेगर की माँ और बहन की ओर तीखी दृष्टि से देखते हुए बोला, इस मकान की घृणित दशा और इस परिवार की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए मैं इसी क्षण अपना कमरा खाली कर रहा हूं, और मैं इन दिनों के लिए कोई किराया नहीं दूंगा, बल्कि सोच रहा हूं कि आप पर हर जाने का मुकदमा ठोक दूं। बाकी दोनों ने भी एक स्वर में कहा, हम भी इसी पल ये कमरा छोड़ रहे हैं। उस सज्जन ने फिर दरवाजे का हैंडल थामा और इतनी जोर से दरवाजा बंद किया जैसे वो इस घर के साथ अपना हर संबंध तोड़ देना चाहता हो। ग्रेगर के पिता लड़खड़ाते हुए वापस अपनी कुर्सी तक लौटे, रास्ता जैसे हाथों से टटोलते हुए, और कुर्सी पर ऐसे गिर पड़े जैसे वो शाम की नींद लेने जा रहे हो। वो इस बार थकन से नहीं, पराजय से टूटे थे।
और ग्रेगर अब भी वहीं पड़ा था, एकदम चुप, उसी जगह जहां से उसे देखा गया था। उसकी सारी योजना नाकाम हो चुकी थी। शायद भूख से वो इतना कमजोर हो गया था कि अब वो हिलने की शक्ति भी खो चुका था। तभी ग्रेटे ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, पापा, माँ, अब और नहीं, हम इस हालत में नहीं रह सकते। अब मैं इस प्राणी को अपना भाई नहीं कह सकती। अब वक्त आ गया है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी। हमने अपनी तरफ से इंसान होने के नाते सब कुछ किया, जो सहा जा सकता था सहा, जो किया जा सकता था किया। कोई नहीं कह सकता कि हमने कोशिश नहीं की। हाँ ग्रेटे, तो बिल्कुल सही कह रही हो, पिता ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। माँ, जो अब तक बमुश्किल सांस ले रही थी, एक लंबी गहरी खांसी में उलझ गई। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें अब कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं थी, बस एक बिखरा हुआ बेचैन सा भाव। ग्रेटे झट से मां के पास पहुंची। पिता कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए और अपनी टोपी को, जो तीनों किराएदारों की जूठी प्लेटों के बीच रखी थी, धीरे धीरे घुमाते रहे। फिर बीच बीच में ग्रेगर की ओर देखते रहे, जो अब भी चुपचाप पड़ा था। ग्रेटे ने अब सीधे पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पापा, हमें इससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हम सबको खा जाएगा। हम सब दिन भर काम करके घर लौटते हैं और फिर ये सब। अब और नहीं, मैं अब और नहीं सह सकती। वो इतनी जोर से रोई कि उसके आंसू मां के चेहरे तक बह निकले और मां ने उन्हें आदतन जैसे अपने जीवन की हर पीड़ा को बस धीरे से पोंछ डाला। पिता ने तभी आवाज में कहा, मेरी बच्ची, अब करे तो क्या करे। ग्रेटे ने बस कंधे उचकाए, जैसे कहना चाहती हो कि अब उसके पास भी कोई जवाब नहीं बचा। उसकी दृढ़ता, जो अभी कुछ देर पहले ही फौलाद थी, अब आंसुओं की नदी बन चुकी थी। पिता ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ये हमें समझ पाता तो हम कोई समझौता कर लेते, लेकिन अब जैसा है नहीं। ग्रेटे चिल्ला पड़ी, बस यही आखिरी रास्ता है पापा। अब आपको भी ये सोचना छोड़ देना होगा कि ये अब भी ग्रेगर है। हम सब ने खुद को इसी धोखे में रखकर तोड़ डाला है। ये सच में ग्रेगर हो सकता है? अगर होता तो बहुत पहले समझ जाता कि इंसानों के लिए किसी जानवर के साथ एक घर में रहना मुमकिन नहीं है, और ये खुद ही चला गया होता। हम अपना भाई खो देते, लेकिन कम से कम उसे सम्मान के साथ याद तो कर सकते थे। लेकिन ये तो अब जानबूझकर हमारी तबाही पर तुला है, किराएदारों को भी भगा चुका है। ये हमें सड़कों पर ला खड़ा करेगा पापा। पापा देखिए ना। वो अचानक जोर से चीख पड़ी, ये फिर वही कर रहा है, फिर से शुरू हो गया। इस डर और घबराहट में, जो ग्रेगर की समझ से परे थी, उसकी बहन ने अपनी मां को तक छोड़ दिया और कुर्सी को पीछे धकेलते हुए ऐसे खड़ी हो गई जैसे अपनी ही मां से भी खुद को बचाना चाहती हो। वो भागकर पिता के पीछे जा छिपी, जो सिर्फ इसलिए अचानक उत्तेजित हो गए थे क्योंकि उनकी बेटी डर गई थी। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, मानो किसी अदृश्य खतरे से अपनी बेटी को बचा रहे हो। लेकिन ग्रेगर, वो किसी पर हमला नहीं करना चाहता था, कम से कम अपनी बहन पर तो कभी नहीं। वो तो बस धीरे धीरे पलटना चाहता था, अपने कमरे की ओर लौटने के लिए। लेकिन अब उसकी हालत इतनी जर्जर थी कि ये साधारण पलटना भी उसके लिए एक भीषण युद्ध जैसा हो गया था। वो अपने सिर से जमीन पर दबाव डालता, घसीटता, पटकता और जैसे तैसे घूमा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर पीछे देखा, शायद ये देखने के लिए कि क्या अब भी वो लोग डर में हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। शायद अब उन्हें उसके इरादे समझ आ गए थे। अब सब एक चुपचाप उदासी में डूबे हुए उसे देख रहे थे। मां कुर्सी पर अधलेटी थी, टांगे सीधी, आंखें थकान से बंद। बहन
अब पिता के गले में बाहें डाली बैठी थी, मानो कुछ थामे रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। शायद अब वो मुझे मेरे कमरे तक जाने देंगे, ग्रेगर ने सोचा। फिर वो पलटना शुरू हुआ, ध्यान से, बहुत धीरे। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। हर झटके के बाद उसे रुककर थकान मिटानी पड़ती थी, लेकिन अब कोई उसे जल्दी जाने को नहीं कह रहा था। अब उस पर समय का कोई दबाव नहीं था, सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर था। जब वो पूरी तरह पलट गया, उसने सीधे आगे बढ़ना शुरू किया। वो हैरान था, अब उसका कमरा कितनी दूर लग रहा था। वो सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले वो इस दूरी को कैसे पार कर आया था। वो बस रेंगता रहा, हर झटके, हर खिंचाव अब उसके लिए जैसे जीवन का आखिरी प्रयास बन चुका था। अब परिवार के किसी भी सदस्य की कोई आवाज नहीं आ रही थी। घर एकदम शांत था। ग्रेगर ने तब तक पीछे नहीं देखा जब तक वो दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। उसकी गर्दन अकड़ गई थी, वो पूरी तरह पीछे नहीं मुड़ पाया, लेकिन इतना जरूर देखा कि सब कुछ वैसा ही था। बस अब उसकी बहन खड़ी हो चुकी थी, और जो आखिरी दृश्य उसने देखा वो था उसकी मां अब पूरी तरह नींद में डूब गई थी। वो अभी ठीक से अपने कमरे में पहुंचा भी नहीं था कि अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। फिर तुरंत कुंडी लगी, चाबी घुमाई गई। ठप! यह आवाज इतनी तेज थी कि ग्रेगर चौंक कर वहीं ठह गया। उसके पतले थके हुए पैरों ने जवाब दे दिया। वो वहीं फर्श पर निढाल हो गया। ये उसकी बहन थी। वो दरवाजे पर पहले से तैयार खड़ी थी, जैसे उसी क्षण का इंतजार कर रही हो। एक झटके में वो पहुंची, ताला लगाया और जोर से बोली, आखिरकार। ग्रेगर के शरीर में अब भी दर्द था। उसकी पीठ में अब भी वो सड़ा हुआ सेब धंसा था, वही सेब जिसे कभी पिता ने उस पर फेंका था। उसके चारों ओर की सूजन अब सफेद धूल में छिप चुकी थी। वो अब कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। बस एक गहरी शांति थी जो केवल अंतिम क्षणों में ही आती है। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, एक गहरी, चुप, प्रेम भरी अनुभूति के साथ। अब कोई और रास्ता नहीं। वो शायद अब खुद भी अपनी बहन से ज्यादा ये मान चुका था कि उसका चले जाना ही बेहतर होगा, और इसी भाव में डूबा हुआ वो बिल्कुल शांत हो गया, बिना किसी शिकायत, बिना किसी आशा के। कमरे के बाहर खड़ी के टावर से 3 बजने की हल्की आवाज आई, सुनहरी घंटी की एक मीठी धुन, जैसे किसी आत्मा को विदा कहती हो। उसकी नजरें खिड़की के पार टिकी रही, जहां रात अब ढल रही थी और सुबह की पहली हल्की रेखा क्षितिज को छूने लगी थी। और फिर बिना किसी इच्छा के उसका सिर धीरे धीरे झुक गया जमीन की ओर, और उसकी अंतिम सांस एक धीमे, थके हुए हवा के झोंके की तरह उसकी नाक से निकल गई। सुबह बहुत जल्दी वो बूढ़ी सफाई वाली आ पहुंची, वैसे ही जैसे रोज आती थी। हालांकि उसे कई बार कहा गया था कि दरवाजा धीरे से बंद किया करे, पर हर बार की तरह उसने आज भी एक जोरदार आवाज से दरवाजा पटका और पूरे घर को जगा दिया। उसके आने का अंदाज ही ऐसा था। अपने झाड़ू के डंडे को संभालते हुए वो ग्रेगर के कमरे की ओर बढ़ी, बस यूं ही जैसे हर दिन जाती थी। भीतर झांका, कुछ भी अलग नहीं लगा। ग्रेगर को देखकर उसने सोचा, अभी तक वही नाटक। उसे हमेशा लगता था कि ग्रेगर सब समझता है और शायद जानबूझकर ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने दरवाजे से ही झाड़ू से उसे हल्के से छेड़ा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर एक बार और, इस बार थोड़ा जोर से। लेकिन जब उसने देखा कि अब ग्रेगर का शरीर निष्क्रिय होकर सरक गया, तो वो सब कुछ समझ गई। उसकी आंखें फैल गई, लेकिन समय बर्बाद किए बिना वो घर वालों की ओर दौड़ी। सारे बेडरूम के दरवाजे एक एक करके खोले, अंधेरे कमरों में जोर से चिल्लाई, आकर देखो, वो मर गया है।
यहीं पड़ा है, मरा हुआ। मिस्टर और मिसेस सैमसा अपने बिस्तरों से चौंक कर उठ बैठे। एक पल को तो कुछ समझ ही नहीं पाए, फिर धीरे धीरे जैसे किसी गहरे बोझ से उठे हों बिस्तर से बाहर आ गए। मिस्टर सैमसा ने कंबल अपने कंधों पर डाल दिया था और मिसेस सैमसा सीधे अपनी नाइटी में बाहर आ गई थी। दोनों जैसे थे वैसे ही ग्रेगर के कमरे की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने लिविंग रूम का दरवाजा भी खोला जहां ग्रेटे सोती थी जब से किराएदार आए थे, लेकिन ग्रेटे सो नहीं रही थी। वो पूरी तरह तैयार खड़ी थी, चेहरे पर थकावट और रात भर की बेचैनी के भाव थे। मां ने पूछा, मर गया? हालांकि वो खुद जाकर देख सकती थी, शायद बिना देखे भी जान सकती थी। सफाई वाली ने जवाब दिया, हाँ, मर गया। और अपने जवाब को साबित करने के लिए उसने फिर से झाड़ू से ग्रेगर को सरकाया। उसका मृत शरीर फिर कुछ इंच सरक गया। तो अब मिस्टर सैमसा बोले, हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने खुद को क्रॉस किया और बाकी तीनों औरतों ने वही किया। ग्रेटे जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, अपनी थकी और बुझी हुई निगाहें ग्रेगर की लाश से हटा नहीं पा रही थी, धीरे से बोली, देखो तो कितना सूख गया था, कितना पतला, जैसे सब कुछ भीतर से निकल गया। कई दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। जो कुछ भी अंदर देती थी वैसा ही बाहर आ जाता था। वाकई ग्रेगर का शरीर अब बस एक सूखा खोल बनकर रह गया था, एक चपटी असंकुचित आकृति, जैसे उसमें जीवन कभी था ही नहीं। जब तक वो अपने पतले पतले अजीब से पैरों पर खड़ा रहता था, सबको एक असहज भय से भर देता था और लोग उससे नजरें चुराते थे। लेकिन अब जबकि वो वहीं निश्चल पड़ा था, उन सब की नजरें पहली बार उस पर टिक पाई थी। एक जीव पर नहीं, एक खोई हुई आत्मा पर। मां ने कहा, ग्रेटे, हमारे साथ चलो। ग्रेटे बिना कुछ कहे उनके साथ चल दी, लेकिन जाते जाते एक बार धीरे से पीछे मुड़कर ग्रेगर की ओर देखा। फिर सफाई वाली ने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और खिड़की पूरी खोल दी। बाहर की ताजी हवा धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी, जैसे कोई नई सुबह इस दुख भरे अंधेरे को धोने आई हो। मार्च का अंतिम पड़ाव था। हवा में एक हल्की गर्माहट खुल चुकी थी। उधर तीनों सज्जन अपने कमरे से बाहर निकले, सपाट चेहरे, सलीकेदार कपड़े, लेकिन आंखों में कुछ बेचैनी थी। हमारा नाश्ता कहाँ है? बीच वाले सज्जन ने झल्ला कर पूछा। सफाई वाली ने बस होठों पर उंगली रखी और एक इशारा किया, जैसे कह रही हो, जाकर देख लीजिए। वे तीनों धीरे धीरे ग्रेगर के कमरे की ओर बढ़े और जब वे वहां पहुंचे, कमरे की रोशनी में उस मृत शरीर को देखकर शब्दहीन खड़े रह गए। उनकी जेबों में हाथ अब भी थे, लेकिन चेहरे पर न वो अधिकार था न असंतोष, बस एक अजीब सी असहज चुप्पी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। मिस्टर सैमसा अपने यूनिफॉर्म में बाहर आए। एक तरफ उनकी पत्नी थी और दूसरी तरफ ग्रेटे। तीनों की आंखें थोड़ी सी फीकी थी, लेकिन अब उस फीकने में दर्द नहीं, बस एक अंतिम विदाई की नम्रता थी। ग्रेटे बीच बीच में अपना चेहरा पापा की बांह से सटाकर छुपा रही थी। और तभी, मेरे घर से निकल जाइए, अभी के अभी। मिस्टर सैमसा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी आवाज शांत थी। आपका मतलब? बीच वाले सज्जन ने कुछ घबरा कर पूछा। मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, मिस्टर सैमसा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया और बिना एक पल रुके अपनी पत्नी और बेटी के साथ उन सज्जनों की ओर बढ़े। वे सज्जन कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, नीचे जमीन की ओर देखते रहे, जैसे अपने निर्णयों की समीक्षा कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। और फिर धीरे से ऊपर देखा, मिस्टर सैमसा की ओर। मिस्टर सैमसा ने बस अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी की और धीमे से सिर हिलाया। उन तीनों सज्जनों ने स्टैंड से अपनी टोपियां और छड़ी उठाई, चुपचाप झुककर नमस्कार किया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गए। मिस्टर सैमसा, उनकी पत्नी और ग्रेटे उन्हें सीढ़ियों तक छोड़ने आए।
अचानक एक कसाई का लड़का सिर पर थाली का ट्रे लिए सीढ़ियां चढ़ता दिखा। तीनों तुरंत रास्ते से हट गए और उस क्षण के बाद जैसे उन्होंने चैन की सांस ली और घर के भीतर लौट आए। आज का दिन उन्हें एक विराम सा लगा, एक लंबी थकी हुई यात्रा के बाद का ठहराव। उन्होंने तय किया कि आज कहीं बाहर टहलने जाएंगे। इसी बीच सफाई वाली औरत भीतर आई। वो बताना चाहती थी कि उसका काम खत्म हो गया है और अब वो जा रही है। उसने कहा, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, वो जो अंदर पड़ा था ना, अब सब निपट गया। मिसेस सैम्सा और ग्रेटे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जैसे इस अंतिम टिप्पणी को अनसुना कर देना चाहती थी। मिस्टर सैम्सा ने भी हाथ उठाकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। वो बुरा मान गई। अच्छा जी, नमस्ते कहकर उसने दरवाजा जोर से पटका। एक झंझनाती हुई विदाई। मिस्टर सैम्सा ने कहा, आज रात इसको निकाल देना है। जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल के लिए घर में शांति गहरी और भारी हो गई। फिर माँ और ग्रेटे उठी, खिड़की तक गईं और बाहों में बाहें डाले बाहर देखने लगीं, जहां सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। मिस्टर सैम्सा ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और बोले, अरे अब आप ही जाओ, पुरानी बातें छोड़ो, अब मेरी भी थोड़ी खबर लो। दोनों महिलाएं उनके पास आईं, गले मिली, प्यार जताया। फिर वे तीनों, मिस्टर सैम्सा, मिसेस सैम्सा और ग्रेटे, महीनों बाद पहली बार एक साथ बाहर निकले। उन्होंने ट्राम पकड़ी जो उन्हें शहर की भीड़ से दूर एक शांत खुली जगह की ओर ले जा रही थी। ट्राम में सुनहरी धूप थी, नरम हवा की थपकियां थी और एक लंबी थकावट के बाद का सुकून। रास्ते भर में वे अपने भविष्य की बातें करते रहे। उन्हें अब एहसास हुआ कि उनकी स्थिति उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी उन्हें लगती थी। तीनों की नौकरियां थी और भविष्य में तरक्की की आशा भी थी। उन्होंने सोचा कि अब समय है अपना घर बदलने का। वो भारी उदास घर जो कभी ग्रेगर ने चुना था, अब उनकी नई जिंदगी के लिए एक बोझ बन चुका था। उन्हें एक शांत, छोटा और सरल घर चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां वे नए सिरे से जी सके। चलती ट्राम में ग्रेटे की आंखों में जैसे एक नई चमक लौट आई थी। बीते महीनों की छाया अब उसके चेहरे से हटती जा रही थी। अब वो पहले से अधिक सुंदर, आत्मनिर्भर और शांत दिख रही थी। माँ और पिता दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना शब्दों के उनकी आंखों में एक विचार चमक उठा। अब समय आ गया है कि ग्रेटे की जिंदगी में कोई साथी आए। जब ट्राम अपने ठिकाने पर पहुंची तो सबसे पहले ग्रेटे उठी। उसने अपनी बाहें पीछे खींची, अपने शरीर को हल्का सा लंबा किया, मानो कोई नई शुरुआत उसकी सांसों में उतर रही हो।